लेट्स स्पाइक क्राइम की कहानी। माया नगरी मुंबई, जो आज फिल्मी सितारों और चकाचौंध से जानी जाती है, कभी यही जगह कुछ डॉन लोगों के नाम से खौफ खाती थी। जी हाँ, आज कहानी सिर्फ दाऊद इब्राहिम की नहीं है, बल्कि उन 5 डॉन की है। वो 5 डॉन जिन्होंने मुंबई को अपनी जागीर समझकर 5 हिस्सों में बांट दिया। आपने बम्बई में दाऊद और गबली की अदावत की कहानी सुनी होगी। उन दोनों के बीच हुई गैंगवार और जे कांड का ब्यौरा भी आपको पता होगा। जानते तो आप ये भी होंगे कि कैसे 93 के बाद छोटा राजन दाऊद से अलग हो गया और मुंबई में हिंदू डॉन का चेहरा बन अपना राज चलाने लगा। लेकिन इन सभी के बीच एक डॉन ऐसा भी था जिसको दाऊद के वजह से मुंबई छोड़नी पड़ी। लेकिन वो खुद वहां नहीं रहते हुए भी अपना गैंग चलाता रहा और मुंबई शहर में उसने इतने बड़े बड़े कांड कर दिए जो कि कभी दाऊद इब्राहिम ने भी नहीं किया था। तो कौन थे मुंबई के वो 5 डॉन, वो बादशाह जो मुंबई को 5 हिस्सों में बांटकर उस पर अपना राज करते थे? आइए वो पूरी कहानी आपको एकदम शुरू से सुनाते हैं। 1990 के दशक में बंबई शहर 5 अलग अलग हिस्सों में बटा हुआ था और हर हिस्से पर एक अलग डॉन का राज था। ये डॉन सिर्फ अपराधी नहीं थे, बल्कि इस माया नगरी के अनकहे बादशाह थे। शहर के अलग अलग हिस्सों पर इन गिरोहों का ऐसा दबदबा था कि कोई और उनके एरिया में घुसने की कोशिश करते तो गैंगवार तेज हो जाया करती थी। तो इस कहानी की शुरुआत करते हैं उस डॉन से जिसका कोई फिक्स इलाका नहीं था। वो एक ऐसा डॉन था जो मुंबई के किसी भी इलाके में कुछ भी कर सकता था, क्योंकि उसके पास थी मुंबई के बाहर से आए लोगों की एक ऐसी फौज जो उस डॉन के इशारे पर जान भी दे सकती थी। ये बात 1997 की है, जब अंडरवर्ल्ड के खेल में एक नया खिलाड़ी उभरा। ये खिलाड़ी था अबू सलेम, जिसने शुरुआत में दाऊद के भाई अनीस इब्राहिम के लिए काम किया था। यानी कि वो डी कंपनी के लिए काम करता था और दाऊद के गिरोह का हिस्सा था। और दाऊद के गिरोह में रहते हुए ही उसने संजय दत्त तक राइफल भी पहुंचाई थी। लेकिन जब उसने बॉलीवुड के मशहूर म्यूजिक निर्माता गुलशन कुमार की हत्या दाऊद के मंजूरी के बिना कर दी तो वो डी कंपनी की आंखों में खटकने लगा। इसके बाद सलेम को समझ आ गया कि अब उसके लिए दाऊद के साथ रहना नामुमकिन है। इसलिए वो दुबई छोड़कर वहां से यूरोप भाग गया, दाऊद के नजरों से बहुत दूर, और वहां से वो अलग अलग शहरों में घूमता रहा और आखिरकार उसने पुर्तगाल के लिस्बन में अपनी जगह बना ली। यहीं से उसने अपने अलग अलग गिरोह की शुरुआत की। अपने गिरोह में उसने आजमगढ़ के नौजवानों को शामिल किया जो उसकी हर बात पर जान देने को तैयार रहते थे। तो देखिए, मैंने बताया था ना अभी कि मुंबई में सलेम का कोई फिक्स एरिया नहीं था, बल्कि खास प्रोफेशन वाले फिक्स टारगेट थे। तो सलेम का मुख्य निशाना था बॉलीवुड। उसने फिल्म निर्माताओं और संगीत कंपनियों और बड़े बड़े सितारों से हफ्ता वसूलना शुरू किया। फिर उसने रियल एस्टेट कारोबारियों और जौहरियों से भी वसूली शुरू कर दी, जिसके बाद मुंबई क्राइम ब्रांच के लिए दूसरे डॉन के साथ साथ सलेम भी अब एक बड़ा नाम बन चुका था। उधर दूसरी तरफ मुंबई में जो इलाका सबसे अमीर लोगों का है ना, जहां बड़े बड़े बिजनेसमैन और इंडस्ट्रियलिस्ट रहते हैं और जिसे सोबो के नाम से जाना जाता है, यानी कि साउथ मुंबई, वहां डोंगरी से लेकर नागपाड़ा और यहां तक कि जवेरी बाजार जैसे इलाकों में दाऊद इब्राहिम का सिक्का चलता था। वो सब इलाका दाऊद इब्राहिम के कब्जे में था। दाऊद का नाम तब तक सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में मशहूर हो चुका था। डी कंपनी के नाम से चलने वाला उसका गिरोह मुंबई की धड़कन बन चुका था। उसके इलाके में कारोबारियों, जौहरियों और होटल मालिकों से वसूली होती थी। इसलिए इलाका कभी चैन से नहीं सोता था, क्योंकि हर कोने पर डी कंपनी के आदमी नजर रखते थे। यही वो इलाका था जहां पर कभी पोर्ट के रास्ते सबसे ज्यादा स्मगलिंग होती थी और जहां पर कभी हाजी मस्तान का राज चलता था। और दाऊद ने तो खुद को हाजी मस्तान जैसा ही बनाया था, बल्कि वो उससे भी बड़ा डॉन बन गया था। अब आप सोच रहे होंगे कि इस वक्त छोटा राजन क्या कर रहा था। तो देखिए, छोटा राजन जो कभी दाऊद का सबसे करीबी था, अब उसका सबसे बड़ा दुश्मन बन चुका था।
दाऊद के साथ दुबई में रहते हुए राजन ने अंडरवर्ल्ड में तमाम गुर सीख लिए थे। लेकिन जब दोनों के रास्ते अलग हुए तो मुंबई में राजन ने अपना अलग साम्राज्य खड़ा किया। चेंबूर, घाटकोपर, कुर्ला और गोवंडी जैसे इलाकों पर राजन का एक तरफा दबदबा था। ये इंडस्ट्रियल इलाका था जो वहाँ काम करने वाले वर्कर्स के लिए जाने जाते थे और यहाँ से राजन की कमाई का बड़ा हिस्सा आता था। आपको बता दूं कि पुराने जमाने में यानी कि दाऊद और छोटा राजन से पहले इस इलाके में वरदराजन मुदलियार यानी वर्दा भाई का राज चलता था। वो इस इलाके में पड़ने वाली एशिया के सबसे बड़े स्लम यानी कि धारावी में अपना कारोबार चलाया करते थे, जहां पुलिस कभी पहुंच नहीं पाती थी। अगर वो पहुंच भी जाते थे तो धारावी के गलियों में ऐसे खोते थे कि उन्हें खुद भी ढूंढना मुश्किल होता था। तो वहीं दक्षिण मुंबई में ही एक और ताकतवर नाम था, अरुण गवली। ये नाम हो सकता है कि आप इन दिनों भी कभी ना कभी सुनते ही होंगे। खासकर दाऊद और शिवसेना की जब बात होती है तो अरुण गवली का जिक्र हो ही जाता है क्राइम की दुनिया से जुड़े कहानियों में, जिसे लोग डैडी भी कहते थे। मुंबई का डैडी, बॉम्बे का डैडी। उसका गढ़ था दगड़ी चौर। इस नाम पे तो फिल्म भी बन चुका है और हो सकता है कि आपने देखी भी हो। जो भी हो आप कमेंट कीजिए, कहानी में अभी हम आगे बढ़ते हैं। तो दगड़ी चौल जो है वो भाईखला की पहचान बन चुकी थी। ये चौल किसी किले से कम नहीं थी, जहां जाने के लिए कभी पुलिस की हिम्मत नहीं होती थी। गवली का गिरोह ज़्यादातर मजदूरों और छोटे कारोबारियों से वसूली करता था। भाईखला, गिरगांव और वर्ली जैसे इलाके में उसकी पकड़ थी। गवली का दबदबा ऐसा था कि उसने राजनीति में भी कदम रख दिया और लोगों के बीच अपनी छवि रॉबिन हुड जैसी बना दी। आज भी बहुत सारे लोग गवली की इज्जत करने वाले आपको मुंबई में मिल जाएंगे। और तो और गवली की गिनती जो है वो उन डॉन में होती है। उसके बारे में ऐसा कहा जाता है कि ये वो डॉन है जिसने कभी भी अपना गढ़ नहीं छोड़ा और देश से भागा नहीं। इसी वजह से वो आज भी कानून के पकड़ में है, जेल के सलाखों के पीछे है। गवली के करीब ही चिंचपोकली के तंग गलियों में अमर नायक का राज था। अमर नायक, जिसे रावण के नाम से भी जाना जाता था, एक बेहद खतरनाक डॉन था वो। इस वजह से ही उसका नाम रावण पड़ा था। उसका गिरोह गवली से लगातार टकराव में रहता था क्योंकि दोनों का इलाका आपस में जुड़ा हुआ था। दोनों ही गिरोह एक दूसरे को खत्म करने की ताक में रहते थे। अमर नायक का छोटा भाई अश्विन नायक भी इस गैंग का हिस्सा था, जिसने अमर नायक की गैर मौजूदगी में यानी कि अमर नायक के पास इस गैंग की कमान को संभाला। तो कुल मिलाकर मुंबई में ये 5 बड़े गैंग वाले थे जिन्होंने खूब उत्पात मचाया था। ये 5 गैंग जो था वो सबसे बड़ा गैंग था जो खुद को बम्बई का बादशाह समझता था। नए मुंबई में भी ये खुद को बादशाह समझते थे, लेकिन एक एक कर सबका रास्ता लग गया। जब पुलिस प्रशासन, मुंबई पुलिस अपने असली रूप में आई तो उनके सामने कोई भी डॉन, कोई भी गुंडा, कोई भी गैंगस्टर नहीं टिका। आज के वक्त में भी मुंबई में क्राइम तो है। अभी भी हम मामला सुनते हैं सैफ अली खान से जुड़ा हुआ, उसके ऊपर मैं डिटेल स्टोरी लेकर आने वाला हूँ। लेकिन अभी आप देखिए कि मुंबई में कोई भी गैंग ऐसा नहीं है जो पहले की तरह ऑपरेट करता हो। उसकी वजह मुंबई पुलिस ही है, जो तब शायद इतनी सख्त होते तो शायद ये गैंग वाले पनपते ही नहीं। हालांकि समय समय की बात है और आगे भी कुछ ना कुछ ऐसा होता ही रहता है। इस बीच में भी हम माहौल सुनते ही हैं, लॉरेंस वर्सेस दाऊद, तो और भी ना जाने क्या क्या। बाकी यही आलम था 1990 के दशक का। ये गैंग वार ऐसा होता था कि हर दिन जो है खून खराबे की खबरें होती ही थी। अरुण गवली और अमर नायक एक दूसरे को ख़त्म करने की ताक में रहते थे। वहीं दाऊद और राजन के बीच भी बैर जो है वो किसी से छुपा नहीं था। दूसरी तरफ सलेम भी अपनी पहचान बनाने में जुटा हुआ था। दाऊद आज के तारीख में पाकिस्तान में कहीं छुपा हुआ है। अरुण गवली भी जेल में है। अमर नायक तो अब इस दुनिया में है नहीं। छोटा राजन भी जेल के अंदर बंद है और अबू सलेम भी जेल के अंदर बंद है। अब देखिए, ये सभी लोग जो हैं या तो भाग चुके हैं या तो इस दुनिया से जा चुके हैं या फिर सलाखों के पीछे हैं। लेकिन इनके बंटवारे से जो गैंगवार हुआ, उससे जो नुकसान हुआ, वो नुकसान सबसे ज़्यादा शहर के लोगों के लिए था, क्योंकि ये लोग आज कहीं ना कहीं हैं या अपने कर्मों का सजा पा रहे हैं। लेकिन मुंबई के लोग आज भी उस समय का जो खौफ था उसे भूल नहीं पाए हैं। ये दौर बम्बई की गंदी गलियों, खौफनाक साजिशों और खून खराबे का था। हर डॉन अपने तरीके से इस शहर पर राज करना चाहते थे, लेकिन इस राज के लिए जो कीमत चुकानी पड़ी वो इस माया नगरी की रूह तक को हिला गई।
5 बादशाहों का ये खेल इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए दर्ज हो गया, जो आज भी मुंबई की आपराधिक दुनिया की सबसे बड़ी कहानियों में से एक है। बाकी आज की तारीख में आप मुंबई शहर को किस तरह देखते हैं? आपको क्या लगता है कि क्या सच में क्राइम और गैंग खत्म हो चुका है या ये अपने एक नए रूप में आने को तैयार है? क्या सोचते हैं आप? और आप कहाँ से हमारी कहानी को देख रहे हैं वो कमेंट जरूर कीजिएगा। बाकी आज की इस कहानी को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जितना आप कर सकते हैं, और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आप सब्सक्राइब करेंगे तभी मैं और भी अच्छी अच्छी कहानी लेकर आऊँगा और उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँचेगा। हमारे कहानी को जो लोग देखते हैं उसमें से शायद 10% लोगों ने ही हमें सब्सक्राइब किया है। तो आप कहानी को देखते हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिए, जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिले कि मैं नई नई कहानी आपके लिए लाता रहूँ। बाकी मैं पंचम प्रकाश तो यूं ही आता ही रहूँगा कहानियों को लेकर। आपका साथ मिलेगा तो ये सफ़र और भी मज़ेदार होगा। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। आप सुन रहे थे लेट्स माइंड मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।